नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज की जो बड़ी बहस है वो पश्चिम बंगाल में जो हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार हो रहा है उस पर है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि 23 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, तो अभी सभी पार्टियों का फोकस जो है वो पहले चरण के प्रचार पर है। तो किस तरह का धुआंधार प्रचार चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और इसी क्रम में बीजेपी के तरफ से तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक, आज 4 रैलियां उनकी पश्चिम बंगाल में, वो भी जनजाति इलाकों में, आदिवासी इलाकों में। पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आज राष्ट्रमंच में बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने भय की बात की है कि पश्चिम बंगाल में भय काल चल रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा उठाया कि कितना खतरनाक मुद्दा है। साथ में महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण का मुद्दा जो संसद में पास नहीं हो पाया, वो मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने उठाया है। साथ ही टीएमसी के प्रचार का क्या फोकस है, क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तमाम बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, वहां पर हुमायूं कबीर हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, वो भी मैदान में है। वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनका प्रचार कैसा चल रहा है, और इन सब के बीच आखिर महिला सुरक्षा का मुद्दा, महिला आरक्षण का मुद्दा, भय का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा, ये कितना पश्चिम बंगाल में परवान चढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है और सारे ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज राष्ट्रमंच में हम करेंगे पड़ताल और बड़ी बहस भी। इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले जरा बताते हैं इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा जा रहा है बड़े नेताओं के द्वारा, और कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। उन्होंने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी ने, इन लोगों ने साजिश रची और महिला का अधिकार छीनने का काम किया। तो वहीं टीएमसी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की और घुसपैठियों के लिए सरकार बनाने की कवायद एक बार फिर से कर रही है। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, वहां लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं। और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। टीएमसी घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी, और उस घुसपैठिया सरकार, उनके लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए मेरे आप सभी भाई बहन एक घुसपैठियों की सरकार के दुश्मन होंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठ का मुद्दा, भय का मुद्दा और साथ में जो नारी आरक्षण, जो नारी शक्ति वंदन जो कानून सरकार बना रही थी, उसको लेकर के हमला बोल रहे हैं। और भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही, वो हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने भी कमान संभाल रखी है। उन्होंने कहा, आप लोग देख रहे हैं बीजेपी हमें और हमारी सरकार को कैसे टॉर्चर कर रही है। उन लोगों ने कहा, मेरे हाथ से सब कुछ ले रखा है, मैं इसका बदला लूंगी। यदि ये लोग पश्चिम बंगाल को टारगेट करेंगे तो मैं दिल्ली को टारगेट करूंगी। सुनिए ममता बनर्जी का धुआंधार प्रचार। আমাদের সরকারের উপর কি অত্যাচার করছে, আমার হাত থেকে সব কেড়ে নিয়েছে, এর বদলা আমি নেব। আমি বলেছিলাম বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা দিল্লিকে টার্গেট করব। কালকে মোদিকে পরাস্ত করা হয়েছে, আগামী দিন বাংলা জিতে মোদিকে আবার পরাস্ত করা হবে। ভারতবর্ষ থেকে, দিল্লি থেকে এই সরকার বিনাশ করা হবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে। तो ममता बनर्जी लगातार प्रचार कर रही हैं धुआंधार, और दिल्ली को टारगेट कर रही हैं, बीजेपी को टारगेट कर रही हैं, केंद्र सरकार को टारगेट कर रही हैं। लेकिन बाकी नेता जैसे कांग्रेस की तरफ से पहले तो लंबे समय तक गायब रहे, लेकिन बाद में राहुल गांधी गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, यह आरोप लगाया। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। तो सब अपने अपने फ्रंट पर अपने अपना जो उनका प्रचार का प्रमुख मुद्दा है, उस पर बिल्कुल लगे हुए हैं। और इन सब के बीच आपस में इनका मुद्दों को लेकर सवाल जवाब भी चल रहा है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने हमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोला था, हम इसी जगह से शपथ लेते हैं कि इस बार उन्हें फिर से हरा के रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हुए प्रचार के लिए। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों से उनका हक छीनने नहीं देंगे इस बार। আমাদের বাংলাদেশি বলেছিল, রোহিঙ্গা বলেছিল, মনে আছে না? ভুলে গেছেন? শুক্তাবাড়ি ছোট্ট বাংলাদেশ মনে আছে না? ভুলে গেছেন? এখানেই শপথ নিচ্ছি গণতান্ত্রিকভাবে, এখানেই এদের জবাব দিয়ে এদের হ্যাস্ত করব। पश्चिम बंगाल के लोगों को हम उनका हक छीनने नहीं देंगे। और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भी लोग हैं, चाहे वो टीएमसी के अंदर ही क्यों ना घुसे हों, उनको तो डर है कि भाजपा आएगी तो उनको डिलीट, डिपोर्ट और डिपार्ट करेगी। तो पश्चिम बंगाल के लोगों का हक दिलाने के लिए हम टीएमसी के भय को और मजबूत करेंगे। और चिंता मत कीजिए, अब टीएमसी के अंदर जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ है वो भी छोड़ने को तैयार बैठा है। कुछ और नेताओं की बातें आपको सुनवाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले चरण के प्रचार में आखिर मुद्दे कौन कौन से उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बंगालियों से प्यार आर्टिफिशियल है बीजेपी के लिए। और वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस बार हम गुंडा मुक्त चुनाव करवा के रहेंगे। अभी आपको निर्वाचन आ गया है तो माने खुद गर्ज होके आपको बंगाल से इतना प्यार, इतना लगाव, बंगालियों से आपको कितना माने ये जो प्रेम, ये सब आर्टिफिशियल है। अगर आपको ये लगता था कि यहाँ बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ है तो आप बंगला भाषा को क्यों अपमान किए? हम लोग का पूरा उम्मीद है इस बार गुंडा मुक्त चुनाव होगा। चुनाव अच्छा तरीके से कराना चाहिए। वो कहाँ भी हादसा होगा तो इलेक्शन कमीशन को सम्मान में देना चाहिए। वोटर लिस्ट में ममता की डेथ वोटर नहीं है, फेक वोटर नहीं है। वोटर लिस्ट में डबल ट्रिपल एंट्री वोटर नहीं है। वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है। और पश्चिम बंगाल चुनाव में जब महिला आरक्षण का मुद्दा उठा तो टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी का कोई भी महिला सांसद है ही नहीं। तो वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, यह महिला आरक्षण बिल से कई पार्टियों का मुखौटा सामने आया, जिस तरह उन्होंने संसद में विरोध किया।
एंगल से आपका जो ये है एमपीज है, उसमें एक भी लोकसभा या राज्यसभा में एक भी वो तो फीमेल एमपी नहीं है। तो आप परसेंटेज देखिए तृणमूल का, और आप खुद भाजपा खुद का पार्टी में आप करके दिखाइए, फिर ये बिल लेकर नोटंकी मत कीजिए। महिला आरक्षण बिल ने कई लोगों को, कई पार्टियों को मुखौटा निकाल दिया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की, महिला हित की बात करते थे। इस बिल को समर्थन नहीं किया तो पता चला ये लोग केवल राजनीति करते हैं महिलाओं के लिए और कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये भी एक बहुत जरूरी कदम था महिलाओं को आगे करने के लिए, जो विरोधियों का समर्थन नहीं मिला। अब बात करते हैं कुछ और पार्टियों की। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर प्रचार के दौरान कहा कि आपको संविधान के साथ अपना हक लेना पड़ेगा, कब तक टीएमसी की पिछलग्गू बनेंगे आप। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि दरअसल ये जो ओवैसी की पार्टी है ये तो बीजेपी की सेकंड टीम है, बी टीम है। सुनिए। भारत के संविधान ने जो हम तमाम को हक दिया, उस हक को अगर हासिल करना है तो आपको अपने एक नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे और सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे, तो जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा था कि मुसलमान एक दूधल गाय है, दूध देने वाली गाय है, उसी तरह आपको देखा जाएगा। नाउ ही इज द second BJP party. His party is the second BJP party. He is going everywhere to create the future of the BJP. So that Muslim votes are taken and the other opposition cannot stand. Congress cannot stand. Trinamool Congress cannot come. He is a vote broker. He is doing a brokery of the Bharatiya Janata Party. तो प्रचार में अगर मुद्दे हैं तो अपने अपने दावे भी हैं। टीएमसी की नेता साइनी घोष ने कहा कि बंगाल की जनता तो एक बार फिर से ममता दीदी को ही चाह रही है। तो भाजपा के नेता श्रमिक भट्टाचार्य जी ने कहा कि टीएमसी को हराने के लिए इस बार जनता बीजेपी को वोट देगी, क्योंकि ममता वर्सेस जनता है इस बार। मामला का मानुष बोल रहा है कि प्रत्यावर्तन चाहिए। प्रत्यावर्तन का मतलब है रिटर्न ऑफ द लेगेसी एंड रिटर्न ऑफ ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का राजनीति हमेशा ही ध्रुवीकृत रहता है, पोलराइज्ड होता है। तो इसमें इस समय 2019 में जनता एक बाइनरी सेट कर दिया, तृणमूल वर्सेस बीजेपी। तो इसी का कारण बीजेपी को ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट डालेंगे तृणमूल को हराने के लिए। कहा जाता है कि राजनीति एक खेल है और चुनाव एक अखाड़ा। तो इस अखाड़े में कुछ सही में जो खिलाड़ी हैं वो भी उतरे हैं चुनाव प्रचार में। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कहा कि पिछले 15 सालों में भारत आगे बढ़ा है, वहीं पश्चिम बंगाल पिछले 15 सालों में काफी पीछे गिरा है। तो टीएमसी में भी खिलाड़ी हैं, सांसद यूसुफ पठान। उन्होंने कहा ममता दीदी जनता के लिए लड़ रही हैं। एसआईआर का जैसे भी हुआ है वो बहुत दुखद है, लेकिन यहाँ पर दीदी ने काफ़ी लड़ी है, जिनके भी नाम बात किए गए हैं। कई लोगों की कंप्लेन है कि उनके पास 6 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी उनका नाम बात किया गया है। कई कंप्लेन ऐसी भी है कि फादर का नाम है, बच्चों का नाम नहीं है, बच्चों का नाम है, फादर का नाम नहीं है। तो ये देख के काफ़ी दुख होता है। और दीदी ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में भी गई है और अभी भी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी बंगाल के लिए। You know, I think in politics you're going to hear of a lot of allegations. In politics I've seen that you're going to hear a lot of things, a lot of promises that are not being kept. What's important for me is the governance of it. The facts don't lie. India has risen in the last 15 years and Bengal has declined in the last 15 years. That's a fact. तो चुनावी अखाड़े में ये अपनी जिंदगी के सही मायने के खिलाड़ी भी प्रचार में उतरे हुए हैं और वो भी अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आखिर पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार चल कैसा रहा है, कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, इसीलिए आज राष्ट्रमंच पर हम कुछ बड़े सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कैसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार? हम आपको लगातार आपको दिखाया भी है, आगे बताते भी रहेंगे कौन कौन से मुद्दे उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में क्या कुछ विशेष कहा? 4 रैलियां जनजातीय इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ कहा है लगातार दिखाएंगे। ममता बनर्जी का पहले चरण में जो 23 तारीख को चुनाव होना है उनमें
किन मुद्दों पर उनका फोकस है, टीएमसी का फोकस कहां पर है। साथ ही चौथा सवाल, कांग्रेस और वाम दल समेत अन्य पार्टियों के प्रचार में कितना दम। हुमायूं कबीर का आपने नाम सुना होगा, असदुद्दीन ओवैसी हैं, फिर फुरफुरा शरीफ दरगाह वाले हैं, इन सब का कहां फोकस है। और पांचवा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा और महिलाओं का आरक्षण, ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी जमकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे को। तो आज इन्हीं पांचों सवालों पर करेंगे राष्ट्रमंच में पड़ताल, और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्वेता शालिनी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, संदीप जी स्वागत। हमारे साथ प्रकाश चंदेलिया जी, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक, हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहते हैं और पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति को हमें समझाते हैं, समझने में मदद करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। और भास्कर सिन्हा रॉय, आप परिचित हैं इनसे, टीएमसी के समर्थन में बहुत मजबूती से बातें रखते हैं, और भास्कर दा कई बार बहुत ही आक्रामक तौर पर अपनी बातें टीएमसी के समर्थन में रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत दादा इस राष्ट्रमंच पर। सबसे पहले प्रकाश चंदेलिया जी, पहले चरण का प्रचार सर, 23 तारीख को मतदान, जाहिर सी बात है 21 तारीख को 5 बजे जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, यानी कि परसों ही चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा 5 बजे, जब इस समय हम बात कर रहे हैं इस समय तक थम चुका होगा। पहले चरण में अगर भौगोलिक तौर पर देखें प्रकाश सर कि पश्चिम बंगाल के कौन कौन से इलाके में मतदान पहले चरण में है, और क्या उन इलाकों के मुद्दे बाकी इलाके जो दूसरे चरण में उससे कुछ अलग हैं या एक जैसे मुद्दे हैं? लालचंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं दुष्यंत कुमार के एक शेर से इस बात की शुरुआत करना करिए, वो शेर से ही शुरू हो जाए। बिल्कुल, कहां तो तय था चिरागा हर एक शहर के लिए, और कहां मयस्सर नहीं चिराग इस शहर के लिए। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। पश्चिम बंगाल के विकास की बात होनी चाहिए थी। 15 वर्षों से सत्ता में बैठी हुई एक पार्टी के सामने उनको एक भविष्य की रूपरेखा तय करनी चाहिए थे, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि आज पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, जिनके बयानों को भी आपने दिखलाया है, उनकी बातों से प्रचार जहां भी चल रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि 21 तारीख की शाम को प्रचार रुक जाएगा। उनकी बातों में सिर्फ भय दिखाने की बात है, भेदभाव की बात है, और दूसरी बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के विकास का कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा लालचंद जी, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि कालना और शांतिपुर के बीच में मैंने 1100 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्रिज बनवा दिया गया है। भाई साहब, पूरा बंगाल खोज रहा है कि वो ब्रिज है कहां पर, वो ब्रिज बना ही नहीं है। तो ये सफेद झूठ ममता बनर्जी का सामने आया। जब चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू हो गई, ममता बनर्जी बार बार कहती रह गई कि मेरे हाथ से सारे कानून व्यवस्था छीन ली गई। लेकिन जब उत्तर बंगाल में एक दंगे हुए और उसमें सीआईडी ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, उसकी क्रेडिट ममता बनर्जी ने ले ली। अभी 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि जो जिन लोगों के मामले अटके हुए हैं एसआईआर में, उनकी पहले चरण में 21 तारीख तक जिनके नाम शामिल होंगे उनको मताधिकार का प्रयोग मिलेगा, और दूसरे चरण में 29 तारीख को जिनका वोट होना है, 27 तारीख तक जिनके नाम आएंगे उसको लिया जाएगा। देखिए, आपको याद होगा ममता बनर्जी ने पूरी क्रेडिट ले ली थी, और उन्होंने कहा था कि ये सारा श्रेय मुझे जाता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर मैंने उठाया, जबकि ये मामला करने वाली मुस्तारी बेगम है। मुस्तारी बेगम ने आकर के सामने कहा है कि इस मामले में तो ममता बनर्जी कहीं नहीं है, ये तो मेरा किया हुआ है। तो झूठा श्रेय लेने का जो दायित्व है ये ममता बनर्जी बाकायदा निभा रही है। पश्चिम बंगाल को अगले 5 वर्षों में क्या कुछ नए रूप में मिल सकता है, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने लोकसभा में अभी नारी संरक्षण बिल के ऊपर में जो बात आई, पूरे देश ने 140 करोड़ जनता ने देखा, आबादी का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार जो बिल लेकर के आई थी, उससे किनारा करने वाली तृणमूल सरकार जो झूठे नारी संरक्षण की बात कर रही है, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में नारियों के अपमान की अगर बात करें तो शायद पूरे देश में इतना नहीं होगा। नारियों की कितनी असुरक्षा यहाँ पर है, पूरे देश में कहीं नहीं होगी। ममता बनर्जी प्रकाश, ये मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है क्या, नारी सुरक्षा और नारी आरक्षण?
भाई साहब निश्चित रूप से दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में तो नारियों की असुरक्षा का मामला पहले से ही है। आरजी कर जैसे कांड है, कॉलेजेस के अंदर में अपमान होने की बात है, संदेश खाली का प्रसंग है, ये सारे महिलाओं से ही तो जुड़े हुए हैं लालचंद जी। ठीक है। आज हजारों महिलाएं जब तृणमूल नेताओं के ऊपर में इल्जाम लगाती हैं कि हमें पार्टी कार्यालय में बुला करके गंदे 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 काम करवाए जाते हैं, इज्जत लूटी जाती है। आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ में रेप होता है, लॉ कॉलेज के अंदर में होता है, जाजापुर में, दुर्गापुर में होता है, तो ये प्रसंग नहीं है। और विशेष करके ये सारी बातें तब होती है जब पश्चिम बंगाल की रहनुमा जो है वो माननीय ममता बनर्जी है, जो स्वयं एक महिला है, जिनका लंबा अनुभव है राजनीति का। ठीक है, फेल साबित हो रही है। ठीक है। भास्करदा के पास में आ रहा हूं। भास्करदा, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए भय, घुसपैठ ये तो मुद्दा उठा ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रमुखता से घेर रहे हैं। कह रहे हैं टीएमसी और कांग्रेस मिल करके, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल करके महिलाओं के आरक्षण वाला बिल गिरा दिया। ये महिला विरोधी हैं, महिलाओं के प्रति अपराध के भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कैसे टीएमसी काउंटर करेगी इस बात को, प्रधानमंत्री और बीजेपी की इस बात को? झूठ बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, कुछ कोई ना कोई तो विश्वास करेगा ही। ये प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुन के मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, पहला बात यह है कि महिला संरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ था वो क्या था, आपने जाने होंगे, आपको पता होता होगा कि महिला संरक्षण बिल पास हो गया। लेकिन इन्होंने अभी क्या कोशिश कर रहे हैं कि 850 सीट बढ़ाना चाहते हैं, संविधान को संशोधन करना चाहते हैं। 850 क्यों होगा, अभी तो जनगणना नहीं हुई है। हम लोग महिला संरक्षण बिल के तरफ से हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने 850 करने के लिए, क्योंकि उनका तो आसन जाएगा ही, ये करने के लिए कोशिश किया था। कल उन्होंने हार गया और हार स्वीकार कर लिया और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो बार बार आ रहे हैं। 152 सीटों में चुनाव है 23 तारीख को। ठीक है, ये जो जगह पे चुनाव जो होने वाला है, क्या मुद्दा क्या है? अब हम सत्ते पे आएंगे तो इतना पैसा देंगे, एक भी राज्य का नाम आप बताइए जहां पर वो महिला को पैसा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, पैसा कब मिला है अभी सुनिए, बिहार, नहीं, दिल्ली में 2 सालों में अभी तक किसी के पास पैसा नहीं पहुंचा, जो चुनाव में कहा गया था। दिल्ली में एक महिला को लेके आइए जो बोले ये कि जिसको बोलना है कि हमें बीजेपी सरकार जो बोले थे हमको हमारे खाते में 2000 रुपया या 3000 रुपया जमा होगा, एक पैसा क्या किसको मिल रहा है ये लेके आइए। दूसरा बात ये कि अभी तो पहले हम लोग तो जो दे रहे हैं महिला का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार हम लोग खड़े करते हैं। और देखिएगा हम लोगों में जो विधानसभा में या लोकसभा में दोनों जगह में मोर देन 40% महिलाओं हैं। तो ये जो आके जो मतलब मगरमच्छ के आंख से आंसू जो निकलता है ना, उस आंसू को कोई भरोसा नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता। श्वेता शालिनी जी, नहीं, मगरमच्छ का आंख से आंसू निकलने वाला जो काम होता है, श्वेता शालिनी जी, टीएमसी कर रहा है, श्वेता शालिनी जी, ये जो है इसका जवाब दीजिएगा। तो महिला संरक्षण बिल एक बार पास होने का बाद तैयार है श्वेता जी, तैयार है जवाब देने के लिए। इसको लागू कीजिए, काहे नहीं लागू कर रहे हैं ये? ठीक है, श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी, जो बात टीएमसी उठा रही है, टीएमसी उठा रही, कह रही महिला की असली हितैषी तो हमें, हमारा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, हमारी चीजें देख लीजिए, और इन्होंने दरअसल परिसीमन जोड़ा था, इसीलिए हमने विरोध किया। आप लालचंद जी, आपने प्रकाश जी से एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि मुद्दे क्या हैं। आपने जितने नेताओं के भाषण दिखाए, आप देखिए जितने ऑपोजिशन विरोधी पक्ष, खासकर टीएमसी, चाहे वो दीदी हो चाहे अभिषेक जी हो, इनके भाषण देखिए, इसमें एक ही मुद्दा आपको दिखता है, वो मुद्दा है मोदी। और पूरे टाइम, अभी मैं भास्करदा को भी देख रही थी, उन्होंने आधे समय तो मोदी मोदी ही गुणगान किया है, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। मैं सर्वप्रथम इस बात से शुरू करना चाहती हूं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे साफ लफ्जों में 3 हैं, माँ, माटी और मानुष। अब माँ की जब हम बात करते हैं तो आप बाकी ये नारा तो ममता जी ने दिया था, श्वेता जी, ये नारा तो ममता बनर्जी ने दिया था। बात पे आऊंगी, माँ ममता दीदी ने दिया था। आप इस राष्ट्र की प्रथम महिला जो कि आदिवासी हैं, उनका तक भी ममता दीदी ने अपमान कर दिया, तो बाकी महिलाओं का क्या किस बात की खैर है? आप राष्ट्रपति के प्रोग्राम की बात कर, हाँ, आप
ये बताइए, जब वो देश की प्रथम महिला है, उसका जब अपमान होता है तो किस प्रकार से आप माँ की इज्जत रखते हैं? किस प्रकार से? अब आरजीकर तो ऑलरेडी प्रकाश जी ने बोला है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं आप इतनी देर से ये सुन रही थी, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अभिषेक जी हो, वो तो ये बात ही नहीं करते कि हमने क्या किया है, क्योंकि इस माटी के लिए, इस बंगाल की क्षेत्र के लिए 15 साल में क्या किया उन्होंने? ना जॉब्स बनाए, ना कोई हेल्थ केयर है, ना कोई किसी का शिक्षा है। आप किसानों के पास जाके देख लीजिए तो कोई इरिगेशन की संभावना वहां पे नहीं है, कोई योजना नहीं है। के बारे में बोल रहा है कि अगर आप मानुष की बात करते हैं, बंगाल के बारे में ही, बंगाल के बारे में ही, कि 2 बच्चों को बंगाल के बारे में ही बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा, महिलाओं का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा। 2 बच्चों को इसलिए गोली मार दी आपकी पुलिस ने क्योंकि उन्होंने उठकर ये कहा कि हमको उर्दू की जगह बंगाली सीखनी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का डाटा हम भी दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल कहाँ खड़ा है ये देखिए, नहीं, कलकत्ता सबसे महिला सुरक्षा और आरक्षण का मुद्दा। अब देखिए एनसीबीआर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट लेके ये आंकड़ा दिखाइए उनको। हाँ, लगातार डेटा आ रहा है, आप बताइए, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर डेटा भी आ रहा है हमारा। मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उर्दू पढ़ना नहीं चाहते थे, वो बंगाली पढ़ना चाहते थे। उनकी क्या गलती थी? आपकी पुलिस ने उनको क्यों गोली मार दी? क्या बोलना चाहेंगे आप उसके लिए? महिलाओं के लिए अगर आप मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर में ये कैसे कहा कि 10 बजे के बाद बेटियों को नहीं निकलना चाहिए? आपको मालूम नहीं है? मुख्यमंत्री ने खुद कहा था ना एक घटना के बाद कि बेटियों को 10 बजे रात के बाद रात में नहीं निकलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बंगालियों ने उर्दू के खिलाफ मतलब आंदोलन करके एक नया देश बनाया। बंगालियों ने उर्दू के खिलाफ आंदोलन किया था। वो उर्दू बोलने से क्या बात कर रहे हैं आप? 2018 में 2005 में 18 में भी नहीं, 2005 में जब दीदी आई थी तब उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बंगाली वोटर लिस्ट है और मेरे पास एक अलग वोटर लिस्ट है जो कि बांग्लादेशियों की है। इसमें इतना गुस्सा हो रहा है, कहाँ गई वो बांग्लादेशी वोटर लिस्ट? अभी सीआई को दिया आप ये आंकड़ा बता सकते हैं एसआईआर के बाद आप कितने सारे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का ये आंकड़ा जरा बता दीजिए, हमें भी मालूम पड़ जाए। एनआरसी कर लेने दीजिए, मिल जाएगा। आप तो एसआईआर हो गया, फिर एनआरसी करेंगे, फिर ना बताएंगे एसआईआर काहे किया? बहुत सारे लोगों का नाम मतलब ये देखिए डेटा आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा है राष्ट्रीय औसत से। नहीं, ऐसा कहा कि कौन सा रिपोर्ट दिखा रहा है? एनसीआरबी का ही डेटा है, एनसीआरबी का ही डेटा है। महिलाओं की और लोगों ने महिलाओं की पिटाई वाले वीडियो ना जाने सोशल मीडिया पर कितने देखे हैं पश्चिम बंगाल के। अरे यूपी नहीं बना, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, लगातार हम दिखा रहे हैं। संदेश खाली को कौन भूल सकता है? यहाँ पर धर्षक को माला नहीं पहनाया जाता है और बंगाल में आप आइए, आप रात को घूमिए किसी भी जगह में, यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह कलकत्ता है और बंगाल है। ये बंगाल है। आपके लोगों ने ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। मैं कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए उनके पास जाऊंगा क्योंकि कांग्रेस का बड़ा विचित्र लग रहा है कि केंद्र में तो टीएमसी के साथ मिलकर के विधेयक को गिरा दिया और वहां आरोप लगाते हैं कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। ये क्या खेल है संदीप जी? मैं आता हूं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद, बताइएगा ये कांग्रेस का क्या खेला है। छोटा सा ब्रेक। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, जिसमें हम बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं और आज का बड़ा विषय है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। सीधे इस समय मैं रुख करूंगा संदीप त्रिपाठी जी का, कांग्रेस के नेता, क्योंकि कांग्रेस का जो रुख है पश्चिम बंगाल में, एक तो हम अक्सर देखते हैं संदीप जी कि अधीर दादा कुछ और रुख लेते हैं, बाकी पार्टी किसी और रास्ते पे चलती है। लेकिन चलिए बहरहाल, राहुल गांधी जी उन्होंने कहा टीएमसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। तो जिस तरह
केंद्र में मिलते हैं, आकर के रोकते हैं, महिला आरक्षण का रास्ता रोका, उसी तरह से वहां बीजेपी का रास्ता रोक क्यों नहीं लेते मिल करके, बताइए। जी लालचंद जी, आज जो है भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव है जी, आपके बहुत बहुत दर्शकों को, आप बधाई, सभी को, शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। और शायद ममता बनर्जी जी भी उसी समुदाय से आती है जिससे जो है परशुराम भगवान आते थे, समुदाय के हिसाब से अगर देखा जाए। पश्चिम बंगाल में भी जाति कार्ड खेलिएगा? नहीं सर, बता रहे हैं सर। अच्छा, अब बात देखिए, मुख्यतः 3 सवाल है। अभी महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं पर अपराध की बात हो रही है और आंकड़े की भी बात हुई। तो सर आंकड़ा सर हम लोग बढ़िया आंकड़ा खेलते हैं। 2023 या 23 की बात कर लेते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि अगर जो है संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगभग 38,000 मामले वहां पर दर्ज हुए, और जो है अगर 1 लाख पर एवरेज देखेंगे तो वो 72 आता है। 22 का, और 23 का सर 80 है। 23 का 80 है और 22 का 72 है सर। तो अगर राष्ट्रीय औसत से देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत पिछली बार 66 था और अब की बार 23 में मतलब वो 72 है। तो 8 ज्यादा है, 8 महिलाओं पर राष्ट्रीय औसत ज्यादा है। लेकिन सर बगल में एक प्रदेश है असम, और वहां भाजपा 10 साल से है सर, वोट पड़ गया वहां। 166 है सर ये आंकड़ा तो नहीं चला गया सर। सर आंकड़ा तो नहीं चला गया। वहां जहां पर आप शासन कर रहे हैं, अगर आप बात करिएगा 2 करोड़ से कम महिलाएं हैं सर वहां पर, और यहाँ पर 5 करोड़ महिलाएं हैं। वहां पर 33,000 मामले दर्ज होते हैं। अगर लाख पर यूनिट निकालेंगे तो 166 है सर, 166 राष्ट्रीय औसत से दुगना। और आप जाकर गपोलिया मारिएगा बंगाल में कि महिलाओं पर अत्याचार खत्म कर देंगे। पहले जहां 10 साल शासन चलाया वहां क्या किया ये बताइए। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब आते हैं सर महिला आरक्षण पर, उस पर आ जाइए कि महिला आरक्षण तो रोक लिया दिल्ली में, वहां कह रहे हैं टीएमसी जो है बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, रोक लीजिए। उस पर भी आ जाते हैं। आ जाइए। गजब की नौटंकी सर चल रही है पूरे देश में। अभी सर बात हुई, कहा कि महिला आरक्षण रोक दिया। तो 2023 में ढपली बजाई थी वो क्या था? महिला आरक्षण तब नहीं था क्या? मतलब महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया, अब हम आके 26 में रोक लिए। गजब की नौटंकी करते हो। 23 में आप लोग जो मांग कर रहे थे वही तो इस बार पूरा किया जा रहा था। सर आते उस पे भी आते हैं 23 में वही सर संदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ 2023 में जो विपक्षी पार्टियां मांग रही थी वही तो सरकार इस बार दे रही थी कि ये लो। सर दिल्ली में जितने पत्रकार मिलते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आज के कोई सरकारी पत्रकार में कोई है जो जनता की आवाज आने देता है तो वो आप है सर। ठीक है, श्वेता जी कुछ काउंटर करना चाह रही है। श्वेता जी, मेरी बात पूरी हो जाए सर। श्वेता जी 10 सेकंड 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए फिर श्वेता जी। हाँ सर, ये वही लोग हैं जो 2000 की नोट अपनी ही बनाई नहीं चला पाते हैं, कृषि कानून लेके आते हैं खुद ही वापस करते हैं, जीएसटी में 50 बार नियम बदलना पड़ता है, नोटबंदी में 50 बार नियम बदलना पड़ता है। तो इनकी मूर्खता का हम साथ कब तक देंगे? हम नहीं दे पाएंगे भैया। आप मूर्ख हो, आपको दूरदर्शी लोग हो, आपको पता ही नहीं कि होना क्या चाहिए। जब 23 में विपक्ष श्वेता जी का जवाब हो गया 10 सेकंड। आज से आरक्षण दीजिए महिलाओं को, श्वेता जी का जवाब। और आज आप आपने मेरे सवाल का हालांकि जवाब नहीं दिया संदीप जी मेरे सवाल का आपने वैसे जवाब दिया नहीं, लेकिन श्वेता जी को मैं आ जाता हूं। दूसरे राउंड में दीजिएगा। श्वेता जी कुछ बोल रही है। ऐसा है लालचंद जी और त्रिपाठी जी, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, सब चीज बदलता है। आंकड़े नहीं बदलते तरीके से भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली कि आपके बगल के असर राज्य में महिलाओं पे अत्याचार दुगना है, जहां 10 साल से सरकार चला रही है। इसलिए आप ड्रामेबाजी बंद करेंगे। आप पश्चिम बंगाल में न्याय की बात करेंगे और महिलाओं पर अत्याचार होगा, ये नहीं चलेगा। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी मैडम, ये गुमराह करना बंद करिए। आप बीच चुनाव में इस तरीके से खत्म पूर्ण सत्र चल रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? मोदी जी आपकी सरकार ने तब बिल्कुल नहीं लाया जब पूर्ण सत्र था। विशेष तकलीफ नहीं लेके आते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। आपको ड्रामा करना था, देश के लोगों को गुमराह करना था, पश्चिम बंगाल की महिलाओं को गुमराह करना था, इसलिए आप विशेष सत्र बुला के इस तरह की नौटंकी। अरे आपको अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप अगर आपके श्वेता जी के जवाब को तो सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं।
श्वेता जी के जवाब को सुन लीजिए, वो आपकी बात को जवाब दे रहे हैं। श्वेता जी जवाब दीजिए। नहीं दे, मोदी जी नहीं दे पाएंगे, क्या देंगे सर? श्वेता जी दे रही है जवाब। त्रिपाठी जी नहीं सर, सुन लीजिए, आपके नेता को भी सुनने की आदत नहीं है और वो भी बोलते उलूल जुलूल हैं, तो आप भी उनके नेता की तरह क्यों बनना है आपको? आज परशुराम जयंती के बारे में इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए कि आपको यही आपको बता रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए। आप भाजपा के नेता है, मोदी जी के बारे में इस तरीके से बोलिएगा, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री। अब ये मत कहिए कि वो बैल बुद्धि है ना, देखिए नहीं कहना चाहिए आपको। सुनिए, अरे प्रवक्तागिरी चली जाएगी मैडम। त्रिपाठी जी सुनिए, हम सब जानते हैं कि आपके नेता चुनाव जीत नहीं पाए हैं, मोदी जी के बारे में आपको नहीं कहने दूंगा कि बैल बुद्धि है, उनको यही नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। मैं नहीं बोलने दूंगा, गलत बात कर रही। अरे आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को कैसे कह देंगे? देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहेंगी? संदीप जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल का जवाब नहीं मिला संदीप जी। मैंने पूछा था कि यहाँ पर जब महिला आरक्षण का रास्ता रोक दिया मिल करके, तो पश्चिम बंगाल में मिल करके बीजेपी को क्यों नहीं रोक रहे हैं? अब चलिए सर, आपका सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, लोकसभा चुनाव हुआ सर, हम पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात करिएगा कि इस मुद्दे पर इसने समर्थन दिया, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे ममता बनर्जी ने भाजपा का साथ दिया। सर 2023 में सर बिल जब आया तो किसी पार्टी ने विरोध किया क्या? सारी पार्टियों ने खुले दिल से कहा कि आप दीजिए, आज से दीजिए। 2023 में आया, 24 के चुनाव में तो मिल जाना चाहिए महिलाओं को। आपके चैनल पे अरे क्या दे रहे हैं? कौन सा क्या था बिल में क्या प्रोविजन था? कहाँ से देने का प्रोविजन था? जरा बताइए ना। भास्कर दा जवाब देना चाह रहे। भास्कर दा, संदीप जी कह रहे हैं कि टीएमसी तो कभी कभार बीजेपी का भी साथ दे देती है। हाँ, मैं बताता हूँ मुद्दों के आधार पे। 3 पॉइंट में बता दूंगा। सुनिए, बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है और 2021 में बीजेपी को जो हराया उसका नाम है, पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, वो मान रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सही बात। सुनिए, अरे पश्चिम बंगाल अब कांग्रेस कहाँ पर हटती जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जीतते दिया। अभी 5 साल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर देखिए आप लोग टीएमसी तो ये कहती है, अभी बंगाल में कांग्रेस का वोट का परसेंटेज है 2, 3 या 4%। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की औकात नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं? औकात क्या है नहीं है वो तो अब बाद में पता चलेगा उन लोगों को 4 तारीख को। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग सब शिक्षित हैं, आप बोलिए कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हो जाने का बाद हाँ या ना करके सब लोग समर्थन दिया, उसके बाद वही बिल फिर दोबारा क्या पेश किया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की औकात नहीं है, ये कहना चाहिए? अच्छा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए पहला बात थोड़ा संदीप जी कुछ जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस से ही तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो वहां पर था वो बी टीम था। सुनिए, बी टीम था। अभी फिर वहां से जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के नए पार्टी बनाए तो कांग्रेस 0 होते गया। आप 50 साल से भी ज्यादा दिन हो गया कांग्रेस सत्ता पे नहीं आया और अभी कांग्रेस का कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। चौधरी भी इस बार हार गया। अधीर चौधरी भी संदीप जी कह रहे हैं जब कांग्रेस का कुछ नहीं है तो लड़के क्यों वोट काट रहे हैं टीएमसी का? संदीप जी, अधीर चौधरी भी हार गए, तृणमूल कांग्रेस जीते वहां से। मैं कहना चाहता हूँ अगर है ममता बनर्जी भी चुनाव हार गई थी, खिलाफ लड़ रहा है। कह रहे ममता बनर्जी भी पिछली बार हार गई थी नंदीग्राम से। चुनाव हार गई थी। हाँ, नंदीग्राम से। क्या करिएगा फिर? मुख्यमंत्री फिर नहीं बनना चाहिए था। वोट परसेंटेज क्या है? आप लोग किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं? ये पहले हम सच के साथ लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं बंगाल में। सच के साथ और सच के लिए लड़ रहे हैं। और एक जगह में ऐसा भी है आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। आप कहिए सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। बोलिए संदीप जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ थे, हम लोग राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि टीएमसी ने बीजेपी के लिए रास्ता साफ किया है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि मिले हुए हैं। हम लोग बीजेपी को बीजेपी को हराया 2021 में। अब पिछले 5 सालों में कांग्रेस कहां पर बीजेपी को हराया और बीजेपी के खिलाफ क्या किया, ये रिकॉर्ड भी सामने लाया गया पूरे भारत में। अब जवाब सुन लीजिए, हटते जा रहे हैं और जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। भास्कर दा संदीप जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी जवाब। भास्कर जी,
मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, आप लोगों से ही सीखता हूँ। जरा ये बताइए, ममता बनर्जी जी कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, किसकी सरकार थी? देखिए, ये अगर कहेंगे आप सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे, एनडीए गवर्नमेंट थी, जोड़ गए, एनडीए गवर्नमेंट थी। अब सुनिए ना, वाजपेयी जी की सरकार में, अब सुनिए ना सर, अब जनाब सुनिए सर, मैंने शांति से सुना। अब देखिए, और नरेंद्र मोदी रिक्वेस्ट है, भाजपा को कॉपी मत करिए, भाजपा को कॉपी मत करिए। अब जब आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, मैं बहुत आंकड़ों पे बात करता हूँ। किससे लड़ाई? देखिए, हम अभी सर जैसे आप मुस्कुरा रहे थे, भाजपा की जब मैं बखिया घेर रहा था, वैसे ही मुस्कुराइए, 2 मिनट अकेले लीजिए। और पकड़ के लालचा जी, 1 मिनट, लालचंद जी, रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आगे दीजिए। एक सेकंड, मेरी बात भास्कर धुआंधार संदीप जी, एक सेकंड, कलकत्ता में मैं छोड़ रहा हूँ सर। अच्छा, आप इस इलाका में आगे के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा बाकी मुद्दों की पड़ताल के लिए प्रकाश चंदेलिया जी के पास नहीं है, उम्मीदवार का नाम तक नहीं जानता है कोई। ठीक है, उम्मीदवार का नाम भी नहीं जानता है। इसीलिए टीएमसी जो है कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं होती। आपका ये कह प्रकाश चंदेलिया सर, भय बना भरोसा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है, कहा कि यह भय काल चल रहा है। इस समय पश्चिम बंगाल में भय काल चल रहा है, इसको खत्म करना है। साथ में घुसपैठ, और घुसपैठ से खतरा 2 तरह का, कब्जे का खतरा, संपत्ति पर कब्जा, और बंगाल की संस्कृति पर कब्जा। यह भी मुद्दा वहां कितना बड़ा बनता हुआ दिख रहा है। प्रकाश लालजी, जितना नैतिक पतन पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 15 वर्षों में हुआ है, शायद उसके पहले के 35 वर्षों में नहीं हुआ होगा। अभी मैं प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं कि भयमुक्त बंगाल बनाएंगे, भरोसे की बात करते हैं ना, तब एक कहीं ना कहीं लोगों को आशा और उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। देखिए, मैं तीन हमारे पार्टी के तीनों मित्र बैठे हैं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, अच्छी लग सकती है। अभी मेरे मित्र, अभी इस पैनल में कलकत्ता से सिर्फ हम लोग 2 हैं, भास्कर दा और मैं, बाकी हमारे जो मेहमान है शायद कलकत्ते के बाहर से होंगे। भास्कर दा ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि एक जमाना था जब उर्दू भाषियों को बंगाल के लोगों ने भगा दिया और एक नया देश बना दिया। भास्कर दा भी टेक्नोलॉजी की बांग्लादेश बना, सच बात। ठीक है जी, तो अब भास्कर मुझे ये दबाव दीजिए कि एक दौर था कि जब बंगाल के लोगों ने उर्दू भाषियों को भगा के नया देश बना दिया, और आज आपकी पार्टी का ही एक मेयर है, वो कहता है कि बंगाल का एक दिन ऐसा आएगा जब 50% लोग उर्दू बोलेंगे। फिरहाद हकीम की बयान का जिक्र कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल कर रहे हैं जी। और यही इसी पार्टी की नेत्री कहती है कि ये इसी समाज के लोग जो है दूध देने वाली गाय है। इसी समाज के लिए ममता बनर्जी 5,703 करोड़ का आवंटन करती है बजट में, और इनके विकास की अगर बात करें तो 0/0 है, 0 सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। अगर आज ये स्थिति नहीं होती तो ममता बनर्जी को कहीं भी आतंक नहीं होता। बांग्लादेश का जो नया देश बसाया गया, उसी देश से घुसपैठ बाकायदा होती है, और सामान्य धनराशि 5,000 7,000 की धनराशि के एवज में उनको भारत की नागरा दिलाने का काम होता है, और उनको बंगाल का वोटर बनाने का काम होता है, जो काम चुनाव आयोग ने इस बार धूमिल कर दिया है। ऐसा लेकिन प्रकाश दा, ये जो बात आप उठा रहे हैं, ये तो सीपीएम के जमाने से ही चल रहा है। सर बिल्कुल सीपीएम के जमाने से चल रहा है। काफी बस्तियां सीपीएम ने बनाई, ममता बनर्जी ने उसी चीज को तो ले लिया। जो 2 चीजें ममता बनर्जी ने सीपीएम से ली है कि एक तो घुसपैठियों को और विशेष करके अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक बनाना। आज बंगाल से 27-28% की जो आबादी है वो ममता बनर्जी का वोट बैंक रही है, और नई वोट बैंक पहले वामपंथियों का हुआ करती थी। इन्हीं के बल पर ममता बनर्जी ने राज किया है, और लालचंद की ये संभवतः पहला चुनाव है जब ममता बनर्जी के विरोध में अल्पसंख्यक समाज उठकर खड़ा हुआ है। इनके विकास के नाम पर ऐसा लग रहा है इस बार प्रकाश दा, ऐसा लग रहा है सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप चलिए एक बार मुर्शिदाबाद चलकर देखिए, दक्षिण 24 परगना में चलकर देखिए, जहां पर बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है। हुमायूं कबीर इनके लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद में खड़ा किया है बीजेपी। अब सुनिए, ये जो कह रहे हैं ये बात तो सही है, बात मुझे नहीं मालूम। आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। अगर ये मान भी ले कि कौन किसको पैसा देकर खड़ा किया, लेकिन ये अल्पसंख्यक की वोट को तोड़ने के लिए बीजेपी ये एमआईएम को और हुमायूं कबीर को तो टूटेगा वोट की नहीं? भास्कर दा, वोट टूटेगा कि नहीं?
नहीं, वोट टूटने का सवाल नहीं है। जो देखिए अल्पसंख्यक लोग हैं वो टीएमसी का देखिए रिकॉर्ड देखिए, आ रहा हूं श्वेता जी, आ रहा हूं। वोट का परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। श्वेता जी, क्या आप लोगों ने प्रॉक्सी खड़ा किया इन लोगों को? बताइए, हुमायूं कबीर हो, ओवैसी जी हो या और बाकी लोग, परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। श्वेता जी देखिए लालचंद जी, यहाँ बैठे जितने आपके पैनलिस्ट हैं वो हमको, बीजेपी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसी ना किसी के साथ तो बोल ही चुके हैं। कभी हम कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कभी हम टीएमसी के साथ हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन बोल रहा है हम दूसरी पार्टी के साथ हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे हम टीएमसी और कांग्रेस के साथ थे और वो हमारी बी टीम है, वैसे ही ये दोनों भी हमारी बी टीम है। आपका उत्तर देने के लिए ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, ये प्रश्न अधिकतर समहाउ उर्दू और मुसलमानों के तरफ भास्कर दा भी लेके जा रहे हैं और शायद प्रकाश जी भी लेके गए। लेकिन जब हम भय की बात करते हैं ना लालचंद जी, तो सबसे बड़ा भय ये है कि ये जो बांग्लादेश घुसपैठिए हम कह रहे हैं, वो आज टीएमसी के अंदर उनके नेता बन के बैठे हैं। ये जो गुंडागर्दी की हम बात करते हैं, ये उनके अंदर कट सिंडिकेट बन के बैठे हैं। आ तो गया संख्या 91 लाख लगभग बाहर हुए हैं, उसमें होंगे ही। बांग्लादेशी था, जो आदिवासी 91 लाख का बांग्लादेशी रोहिंग्या। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप बात को सुनिए, आप ये कहिए कि बॉर्डर में जाकर देखेंगे फोर्स क्या कर रहा है, और एक बात बताइए, आप रोहिंग्या कितने मिले, कितने रोहिंग्या मिले उसके सामने लाइए। रोहिंग्या का नाम कट गया। रोहिंग्या और घुसपैठियों की संख्या गिननी है तो एनआरसी करवाइए, एनआरसी करना है, एनआरसी का सपोर्ट कीजिए भास्कर दा। अगर मैं 91 लाख नहीं है, फिर भी आज भी एडजुडिकेशन का ये चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले अगर मैं आपके नाम आ जाए तो वो वोट दे सकते हैं। ये लोकतंत्र है, ये बंगाल नहीं रहा, बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। आपको मालूम है बंगाल वो बंगाल है जिसने हमें रवींद्रनाथ टैगोर दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी दी, और आज ठीक है, ये बंगाल वो बंगाल नहीं है, हम बनाने नहीं देंगे जहाँ पर मुसलमान को गाली देंगे। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, जान ना चली जाए, कहीं मेरे बच्चों से साया ना। ठीक है श्वेता जी, रुक जाइएगा, संदीप त्रिपाठी जी की बारी, संदीप त्रिपाठी जी की बारी। संदीप जी। सर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा पढ़े, तो हमने एक चीज सर देखी, पूरे भारतीय राजनीति के जब तक अब तक जितने भी विधेयक आए हैं, जितने भी पास हुए हैं सर, ये पहला विधेयक होगा कि जो लागू भी नहीं हुआ और उसमें संशोधन की जरूरत पड़ गई। मतलब लागू भी नहीं हुआ संशोधन के लिए, और वही लोग जो लागू किए हैं वही संशोधन लेके आ रहे हैं। मतलब कुछ तो होना चाहिए सेंस, है ना सर? दे रही जवाब, श्वेता जी जवाब दे। अब सर 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड बोलिए श्वेता जी, पहले 10 सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। श्वेता जी 10 सेकंड पहले बोल, पूरी बात हो जाए। ये सर 1 अप्रैल तक पूरा सत्र था, उसमें ये बिल नहीं आता है, और फिर आप एक स्पेशल सत्र, इसलिए कि आपके पास पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं होता है, और उसको भी आप डिस्क्लोज नहीं करते कि किस लिए लेके हम आ रहे हैं। एक दिन पहले विपक्ष के लोगों को बताएंगे कि ये विधेयक है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? इसीलिए विरोध किया गया, इसी वजह से विरोध करके गिरा दिया। नहीं, इस वजह से नहीं, इसकी मेन वजह ये थी कि आप जो है परसीमन की बात कर रहे हैं। जब एक बार इस चीज का अब सुन लीजिए, उसमें एथेंटिक बात कर दे रहा हूँ। भास्कर जी, आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। हर 10 साल में जनगणना होती है, अभी जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई, आपने 850 बनाने को चले गए। 850 होगा, 850 एक बात बताऊं भास्कर दा, जब जनगणना के आंकड़े आएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर जब परिसीमन की सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो अब देखना पड़ेगा कि आप लोग किसके साथ खड़े होते हैं उस समय क्या डीएमके जैसी पार्टियों के साथ आप खड़े होंगे? जितनी जिसकी आवाज उसका हक। ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं जनगणना के बाद परिसीमन में आप लोग रहेंगे, उस मुद्दे पर खड़े, तो अभी कहा जा रहा है कि लालचंद जी एक बड़ी बात और सुनिए भास्कर जी। हाँ सुनो भाई, हाँ श्वेता जी भी बोलेंगी, इसलिए पूरी कीजिए संदीप जी। नहीं बस मेरी बात पूरी है। देखिए सर, जो परसीमन में जब इंदिरा जी ने एक जो है बैरिकेड लगाया,
वो बैरिकेड इसीलिए लगाया कि उस समय हमने एक चीज और लेके आया था, एक नीति और बनाई थी, जनसंख्या नियंत्रण। उस जनसंख्या नियंत्रण की और एक बात और मैं कहूंगा, राज्य ही नहीं, जिस समाज ने, अभी आपने कहा ना कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये राहुल गांधी जी का नारा है भाई। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उसमें मेरा थोड़ा प्रतिकार है, उसी हिसाब से सीट में बढ़ोतरी का समर्थन कीजिएगा। फिर सुन लीजिए, प्रतिकार ये है सर कि जिस भी राज्य ने अगर उस नीति का पालन किया और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई, अगर आप उसको पारितोषित नहीं कर सकते हैं, उसको आप बढ़ावा नहीं दे सकते, तो यही बात आप समाज के वर्गों में लागू क्यों नहीं करते? समाज के जिन वर्गों ने अपनी जनसंख्या सीमित की है उनको दंडित कीजिएगा। उसी बात समाज में भी अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं उनमें से कुछ वर्गों ने पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा किया है, कुछ ने कम किया है। वहां पर आप कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। लालचंद जी, यही बात मैं कह रहा हूँ, सुनिए तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस समाज ने भी नहीं, अगर आप लोग इसको भूगोल के आधार पर, ज्योग्राफी और इलाके के आधार पर तो चाहते हैं, उत्तर दक्षिण के आधार पर, लेकिन समाज के भी कुछ वर्गों ने ज्यादा कंट्रोल किया है पॉपुलेशन को, तो वहां पर क्यों कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक? श्वेता जी की बात, श्वेता जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, श्वेता जी की बात सुनिए, जवाब दे रही। संदीप जी, आप कहते हैं आप 4 पुरुष मिलके आप महिला को यहाँ पे भी बोलने नहीं देंगे, वहाँ तो आपने बोलने दे रहे सब लोग सुन रहे ये जब बोलते हैं जब हम बोलना शुरू करते हैं। अच्छा बोलिए, श्वेता जी जवाब दीजिए, सुन रहे हैं सब लोग। संदीप जी रुकिएगा, श्वेता जी जवाब, श्वेता जी सुन रहे हैं। अभी आप उनको चुप करने के लिए बोलिए या उनका वॉल्यूम डाउन कीजिए लालचंद जी। नहीं आप बोलिए ना, आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है, आप कर लीजिए मैडम, सबको आवाज आ रही, बोलिए। ऐसा है संदीप जी के नेता ने कहा जितनी आबादी उतना हक। अब उसके मुताबिक जब आप, और इनके नेता ही ने कहा कि भाई 2024 में ही लागू करो। अब इनकी बात सुनकर हमने कहा कि चलिए जितनी जल्दी लागू हो सकता है, जितनी जल्दी महिलाओं को हक मिल सकता है उतनी जल्दी मिलना चाहिए। अब केवल मात्र इन लोगों के कहने पे, ताकि 29 में महिलाओं को हक मिले, इन लोगों को बहाना चाहिए। जिस तरीके से ये संदीप जी मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं, वैसे ही इनके लोग, क्योंकि प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी को कभी आरक्षण की जरूरत पड़ी नहीं, और इनको लगता है कि सिर्फ इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी को ही संसद में आना चाहिए, आम महिलाओं को आने का तो कोई हक नहीं है। जैसे संदीप जी मुझे बोलने नहीं देते, वैसे इनके नेता जो हैं वो आम महिलाओं ठीक है, मैं राष्ट्रमंच पर चलते देना नहीं है। एक मिनट, जो प्रश्न चल रहा है, ठीक रुक जाइए, मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए, चलते जल्दी से प्रकाश चंदेलिया सर के पास आप रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। वोट नहीं करेगी, एक भी महिला आपको समर्थन नहीं करेगी। प्रकाश चंदेलिया सर, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, जिससे मैं इसको आज के राष्ट्रमंच को खत्म करना चाहता हूं। प्रकाश चंदेलिया सर, 23 तारीख को मतदान है सर, कैसी तैयारी है? क्या भय मुक्त चुनाव एकदम बिल्कुल बिना खौफ के तैयारी है इस बार? लोग जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भय से मुक्त महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? लालचंद जी, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता को पूरा भय मुक्त बंगाल चाहिए, भेदभाव मुक्त बंगाल चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल चाहिए, नारियों के लिए सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, जो भय का वातावरण, घरों से लोग निकलेंगे, वोट परसेंट अच्छा रहेगा 23 तारीख को। बिल्कुल, इस बात सुरक्षा है और इसी बात का तृणमूल पार्टी को डर है। ठीक है, डराया जा रहा है, शुक्रिया। मैं यहीं पर राष्ट्रमंच को आज खत्म करता हूं और पश्चिम बंगाल के लोगों से आह्वान करता हूं, जो भी आपके जहन में मुद्दे हैं आइए और पूरा बिल्कुल भारी संख्या में वोट डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, शालिनी जी, संदीप जी, प्रकाश जी और साथ में भास्कर दा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के राष्ट्रमंच में हमने बात की कि पहले चरण के जो पश्चिम बंगाल में मतदान है उसके लिए क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरह से प्रचार चल रहा है, और महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण क्या पहले चरण में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा, साथ में भय बनाम भरोसा और घुसपैठियों का मुद्दा। बहरहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।